कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दे और दुनिया के नक्शे पर नए देश बना दे? 19वीं सदी के यूरोप में ठीक यही हुआ था और इस ताकतवर भावना का नाम था राष्ट्रवाद। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने पूरे महाद्वीप की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद कोई किताबी फलसफा नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत गहरी, बहुत पर्सनल फीलिंग थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से जुड़ाव की एक भावना। और इसी भावना में आप यकीन मानिए इतनी ताकत थी कि इसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। हमारा ये सफ़र 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे फ्रांस की क्रांति से, जहाँ से ये मशाल जली। फिर देखेंगे कि ये विचार पूरे यूरोप में फैला कैसे। इसके बाद जर्मनी और इटली जैसे देशों के बनने की कहानी जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि यही राष्ट्रवाद बाल्कन में जाकर एक विस्फोटक बारूद कैसे बन गया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1789 में, फ्रांस से। यहाँ जो क्रांति हुई उसने सिर्फ एक राजा को गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आग लगा दी। इस क्रांति ने दुनिया को 3 जादुई शब्द दिए: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक नए समाज का, एक नए देश का वादा था। एक ऐसा देश जहां लोग राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक दूसरे के बराबर के नागरिक होंगे। यही वो बुनियाद थी जिस पर मॉडर्न नेशनलिज्म की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा सोचिए। अब वफादारी किसी राजा या रानी के लिए नहीं थी, बल्कि लापात्री यानी अपनी पितृभूमि के लिए थी। लोग अब किसी की प्रजा नहीं थे, बल्कि ले सितौइयां यानी देश के सम्मानित नागरिक बन गए थे। सच कहूं तो ये तलवारों से ज्यादा विचारों की क्रांति थी। और देखिए, विचार कभी दीवारों में कैद नहीं रहते। फ्रांस की क्रांति के ये नए आइडियाज नेपोलियन की सेनाओं के साथ साथ पूरे यूरोप में फैलने लगे। लेकिन जाहिर है, हर जगह इनका फूलों से स्वागत नहीं हुआ। पुराने साम्राज्यों ने इन्हें कुचलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो एक तरफ था नेपोलियन, जो इन नए विचारों को फैला रहा था, और दूसरी तरफ उसकी हार के ठीक बाद पुराने राजा महाराजाओं ने वियना में बैठकर इतिहास का पहिया पीछे घुमाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1830 और फिर 1848 में विद्रोह की ऐसी लहरें उठीं कि ये साफ हो गया कि राष्ट्रवाद की इस भावना को अब दबाया नहीं जा सकता। राष्ट्रवाद सिर्फ लड़ाइयों और संधियों से नहीं फैला, ये तो कला, कविताओं और संगीत के जरिए लोगों के दिलों में उतरा। रोमांटिसिज्म नाम का एक कल्चरल मूवमेंट चला जिसने तर्क से ज्यादा भावनाओं को, इमोशंस को अहमियत दी। कलाकारों ने कहा कि किसी देश की असली आत्मा, उसकी असली पहचान शाही महलों में नहीं बल्कि उसकी लोकगीतों, उसकी लोक कथाओं और आम लोगों यानी 10 फ़ॉल्क की परंपराओं में बसती है। लेकिन एक दिक्कत थी। देश या राष्ट्र, ये तो एक सोच है, एक आइडिया है ना? इसे कोई छू तो नहीं सकता। तो फिर लोगों को एकजुट कैसे किया जाए? इसके लिए कलाकारों ने इस आइडिया को एक इंसानी चेहरा दिया। फ्रांस के लिए बनी मैरियन और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये आज़ादी और राष्ट्र की शक्ति की जीती जागती प्रतीक बन गईं। चलिए अब जर्मनी का रुख करते हैं। यहाँ राष्ट्र बनाने की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ देश का निर्माण नरम भाषणों या बहसों से नहीं बल्कि फौलादी इरादों और जबरदस्त ताकत से हुआ। और इस कहानी के हीरो हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के आयरन चांसलर। उनका साफ मानना था कि जर्मनी की तकदीर पार्लियामेंट में होने वाले भाषणों से नहीं बल्कि रक्त और लोहे से लिखी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब था सेना की ताकत और जरूरत पड़ने पर युद्ध। और बिस्मार्क ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक के बाद एक 3 युद्ध लड़े। हर युद्ध का एक ही मकसद था, एक बाहरी दुश्मन दिखाना ताकि बिखरे हुए जर्मन राज्य डरकर प्रशिया के झंडे के नीचे एक साथ आ जाएं। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। और नतीजा 1871 में एक बेहद शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का जन्म हुआ। और इस एक घटना ने यूरोप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो जहां जर्मनी की कहानी ताकत और फौलाद की थी, वहीं ठीक उसी समय इटली में एकीकरण की एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। यहाँ आदर्शवाद था, कूटनीति थी और क्रांतिकारी जोश भी था।
यानी तीनों का एक मिला जुला संगम। इटली के एकीकरण, जिसे रिसॉर्जिमेंटो भी कहते हैं, उसके पीछे 3 बड़े चेहरे थे। मैज़िनी, जो इस सपने की आत्मा थे, कावुर, जो इस मिशन का दिमाग थे, जिन्होंने अपनी कूटनीति से रास्ता बनाया, और फिर थे गैरिबाल्डी, जो अपनी तलवार यानी अपनी रेड शर्ट्स आर्मी के दम पर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए निकले थे। इन तीनों के रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, और उन्हीं के मिले जुले प्रयासों का नतीजा था एक एकीकृत इटली साम्राज्य का जन्म। लेकिन जैसा मैंने कहा, राष्ट्रवाद एक 2-धारी तलवार थी। एक तरफ ये नए देश बना रही थी, तो दूसरी तरफ यही ताकत एक पुराने साम्राज्य को तोड़ने लगी थी, और अब ये अपना सबसे खतरनाक और विस्फोटक रूप दिखाने वाली थी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, बाल्कन। ये इलाका एक पच्चीकारी की तरह था, जहां कई अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के लोग सदियों से ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में रहते थे। लेकिन जैसे ही साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, हर एक ग्रुप अपना अलग देश बनाने का सपना देखने लगा, और बस यहीं से सारे सपने आपस में टकराने लगे। इस आपसी टकराव की वजह से माहौल में जबरदस्त टेंशन पैदा हो गया। और तो और रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी यूरोपियन ताकतें भी अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। इसी वजह से बाल्कन को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाने लगा। सवाल बस इतना था कि इस बारूद के ढेर में चिंगारी कौन लगाएगा, क्योंकि जब माहौल इतना विस्फोटक हो तो एक छोटी सी घटना भी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। और वो चिंगारी आखिरकार बाल्कन से ही उठी, जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। सोचिए, राष्ट्रवाद का वो सफर जो आजादी और एकता के सपनों से शुरू हुआ था, अब दुनिया को एक महाविनाश की कगार पर ले आया था। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? शायद यही कि राष्ट्रवाद एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ इसने लोगों को अपनी पहचान दी और जर्मनी और इटली जैसे मॉडर्न देश बनाए, लेकिन दूसरी तरफ जब यही भावना नफरत में बदली तो इसने दुनिया को पहले विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी दौर में धकेल दिया। ये इतिहास हमें बस यही सिखाता है कि एकता और विभाजन के बीच की लकीर कितनी महीन हो सकती है।